एक मैथ्स टीचर से बिलियनियर और उसके कनेक्शंस दुनिया के सबसे पावरफुल लोगों से। डोनाल्ड ट्रंप, बिल क्लिंटन, प्रिंस एंड्रयू। पर इस चमक के पीछे छुपाता एक अंधेरा। माइनर्स का सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन, सीक्रेट नेटवर्क्स और जस्टिस सिस्टम का मिसयूज। जेफरी एप्स्टाइन की कहानी सिर्फ एक क्रिमिनल की नहीं बल्कि पावर, पैसे और पॉलिटिक्स के डेंजरस मिलान की है। तो चलिए जानते हैं पूरी सच्चाई। जेफरी एप्स्टाइन ने अपना करियर न्यूयॉर्क की एक इलाइट प्राइवेट स्कूल डोल्टन स्कूल में मैथ्स टीचर के रूप में शुरू किया। यहाँ पर उसने बेयर स्टर्न्स इन्वेस्टमेंट बैंक के सीईओ एलन ग्रीनबर्ग के बच्चों को पढ़ाया। पेरेंट्स टीचर मीटिंग थ्रू उसकी मुलाकात डायरेक्ट एक इन्फ्लुएंशियल पेरेंट से हुई। 1976 में डोल्टन से निकलने के बाद एलन ग्रीनबर्ग ने खुद एप्स्टाइन को बेयर स्टर्न्स में जॉब दिलवाई। ये एक जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट थी, लेकिन यहाँ से उसने क्विकली प्रमोशन पा लिए। सिर्फ 4 साल में वो लिमिटेड पार्टनर बन गया। एप्स्टाइन ने अपने शॉर्ट टाइम में ऐसे वेल्दी पावरफुल लोगों के साथ डील किया जो टैक्स प्लानिंग और स्पेशल इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स चाहते थे। उसके बॉस ने भी उसकी वेल्दी क्लाइंट्स के साथ स्किल्स को हाईली प्रेज किया। बेयर स्टर्न्स के बाद एप्स्टाइन ने अपनी मनी मैनेजमेंट कंपनी स्टार्ट की और बिलियनियर्स क्लाइंट्स जैसे लेस्ली वैक्सनर बना लिए। इन अल्ट्रा रिच लोगों का पैसा मैनेज करके एप्स्टाइन ने ना सिर्फ वेल्थ गेन की बल्कि और भी एक्सक्लूसिव सोशल सर्कल्स में एंट्री पा ली। एप्स्टाइन स्मार्ट नेटवर्किंग करता था, लोगों पर इंप्रेशन डालना जानता था और जहां भी वो गया इन्फ्लुएंशियल लोगों को इम्प्रेस करता गया। एप्स्टाइन ने बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर्स के साथ कांटेक्ट थे, जैसे डोनाल्ड ट्रंप, बिल क्लिंटन, प्रिंस मैथ्यू, हार्वर्ड एंड एमटी के बिग डोनर्स और कई बिलियनियर्स। फिर क्या होता है, फ्लोरिडा 2005 में एक 14 साल की लड़की की कंप्लेन पर पाम बीच पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू किया। लड़की ने बताया कि एप्स्टाइन ने अपने मेंशन में उसे मसाज देने के लिए बुलाया गया, जहां पर उसे पैसे दिए गए और उसका सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन हुआ। पुलिस ने एप्स्टाइन के मेंशन की तलाशी ली, जिसमें छुपे हुए कैमराज मिले और कई लड़कियों की फोटोज मिली, जिसमें कुछ अंडर एज भी थी। कम से कम 17 गवाहों और 5 एलिज्ड विक्टिम्स के स्टेटमेंट लिए गए, जिनमें लड़कियों की उम्र 14 से 16 के आसपास थी। लड़कियों ने ग्रैंड जूरी के सामने बताया कि एप्स्टाइन उनके साथ सेक्सुअल असोल्ट और रेप करता था और उन्हें और लड़कियां लेकर आने के लिए भी कहता था। फेडरल प्रोसिक्यूटर्स ने एप्स्टाइन पर 60 अलग-अलग इंडिक्टमेंट की तैयारी की थी, लेकिन प्ली डील के थ्रू एप्स्टाइन ने चाइल्ड प्रोस्टिट्यूशन के 2 चार्जेस, प्रोक्योरिंग ए माइनर फॉर प्रोस्टिट्यूशन और सोलिसिटेशन ऑफ प्रोस्टिट्यूशन को एक्सेप्ट किया। मतलब कि उसने एक माइनर, छोटी उम्र की लड़की को प्रोस्टिट्यूशन के लिए तैयार किया और दूसरा कि उसने प्रोस्टिट्यूशन के लिए किसी से बात की। ये 2 उसने चार्जेस एक्सेप्ट कर लिए। एप्स्टाइन को सिर्फ 13 महीने की सजा हुई और वो भी वर्क रिलीज के साथ, जिसमें वो दिन में ऑफिस जा सकता था और उसे सेक्स ऑफेंडर रजिस्टर में डाला गया। ये प्ली डील और सजा बहुत ही हल्का और कंट्रोवर्शियल थी। प्रोसिक्यूटर्स और पुलिस के बीच डिसएग्रीमेंट रहा कि एप्स्टाइन को स्ट्रिक्ट सजा देनी चाहिए थी। केस में विक्टिम्स से डील की ट्रांसपेरेंसी और जस्टिस की कमी पर बहुत सवाल उठाए गए। 2008 से 2018 के बीच कई सिविल सूट्स भी एप्स्टाइन और उसके एसोसिएट्स के खिलाफ फाइल हुए, जिनमें कुछ विक्टिम्स ने कंपनसेशन पाने के लिए एप्स्टाइन को कोर्ट में लड़ाई भी की। इन सूट्स में काफी कॉन्फिडेंशियल सेटलमेंट्स किए गए। फिर क्या होता है, नवंबर 2018 में मियामी हेराल्ड, एक फेमस न्यूज़पेपर है यूएसए में, की रिपोर्टर जूली के ब्राउन ने एप्स्टाइन के केस और उसे मिली प्ली डील पर गहरी रिपोर्टिंग की। इसमें करीब 60 महिलाओं के दुखद अनुभव सामने आए, जिनमें कई नई पीड़ित महिलाओं की पहचान हुई। इसके बाद पूरे अमेरिका में एप्स्टाइन के खिलाफ गुस्सा बढ़ गया और जांच फिर से तेज हो गई। फिर इन्वेस्टिगेशन हुई और 6 जुलाई 2019 को न्यू जर्सी के एयरपोर्ट पर एफबीआई और न्यूयॉर्क पुलिस टास्क फोर्स ने जेफरी एप्स्टाइन को सेक्स ट्रैफिकिंग के चार्जेस में अरेस्ट किया। उसे न्यूयॉर्क सिटी के मेट्रोपॉलिटन करेक्शन सेंटर पे रखा गया। 6-7 जुलाई 2019 को एफबीआई ने एप्स्टाइन के मैनहट्टन टाउन हाउस पर रेड किया। ये घर $56 मिलियन का था और 21,000 स्क्वायर फीट में 7th फ्लोर का था। रेड के दौरान थाउजेंड्स ऑफ सेक्सुअली एक्सप्लिसिट फोटोज और वीडियोज मिले, जो फुल्ली और पार्शली
न्यूड गर्ल्स की थी और जिसमें कुछ क्लियरली अंडर एज थी। एक लॉक्ड सेफ मिली जिसमें $17,000 कैश थे, 48 डायमंड्स मिले और एक फेक ऑस्ट्रेलियन पासपोर्ट मिला। एप्स्टाइन के नाम पर नहीं मिला, फोटो एप्स्टाइन की थी लेकिन एड्रेस सऊदी अरबिया का था। ये एविडेंस डायरेक्टली सेक्स ट्रैफिकिंग और माइनर्स के सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन को प्रूव करता था। फिर 8 जुलाई 2019 को यूएस प्रोसिक्यूटर्स ने मैनहट्टन में फेडरल चार्जेस अनाउंस किए। ये था सेक्स ट्रैफिकिंग ऑफ माइनर्स और दूसरा कंस्पिरेसी टू कमिट सेक्स ट्रैफिकिंग ऑफ माइनर्स। इन चार्जेस पे कन्विक्शन होता तो एप्स्टाइन को मैक्सिमम 45 साल की जेल हो सकती थी। अब क्वेश्चन ये है कि उसका मोडस ऑपरेंडी क्या था, मतलब कि 2002 से 2005 के बीच एप्स्टाइन ने अपने एम्प्लॉइज और एसोसिएट्स जैसे गिलीन मैक्सवेल, जो उसकी गर्लफ्रेंड भी थी, से वल्नरेबल और फाइनेंशियली वीक लड़कियों को मसाज के लिए बुलाने का नेटवर्क बनाया। विक्टिम्स को कैश दिया जाता था, मोस्टली $200 से $300 के बीच में मसाज के लिए। फर्स्ट विजिट में मसाज होती थी जो न्यूड मसाज, सेक्सुअल अब्यूज और रेप में बदल जाती थी। एप्स्टाइन इन विक्टिम्स को एनकरेज करता था कि वो और लड़कियों को लेकर आए। एक तरह का पिरामिड रिक्रूटमेंट स्टाइल उसने बना लिया था। ये एक्ट्स उसके न्यूयॉर्क और फ्लोरिडा के होम्स में होते थे। कई गर्ल्स बार बार बुलाई जाती थी। फिर क्या होता है, 10 अगस्त 2019 को एप्स्टाइन की जेल में डेथ हो जाती है, जिसे ऑफिशियली सुसाइड माना गया। बट ये सुसाइड काफी स्केप्टिकल था। जब वो जेल में था तो उसके खिलाफ कई डॉक्यूमेंट्स कोर्ट में ओपन होने वाले थे जो बड़े नाम एक्सपोज कर सकते थे। उसकी डेथ से सिर्फ एक दिन पहले कोर्ट ने कुछ सील्ड रिकॉर्ड्स को पब्लिक करने का ऑर्डर दिया था। जेफरी एप्स्टाइन की मौत सस्पिशियस इस वजह से मानी जाती है क्योंकि जेल में उसके मरने के दौरान कई ऐसी घटनाएं और लापरवाहियां हुई जो आमतौर पर हाई प्रोफाइल और सुसाइड रिस्क वाले कैदी के साथ नहीं होती है। एप्स्टाइन पर पहले भी खुदकुशी का कोशिश करने का शक था, लेकिन उसकी मौत से ठीक पहले स्टाफ ने उसे अकेला रख दिया, एक्स्ट्रा सीट्स और कपड़े रखने को दिए, जबकि ये साफ मना था। और जेल रूटीन चेक्स ठीक से नहीं किए गए। एप्स्टाइन के सेल के बाहर की दोनों सर्वेलाइंस कैमराज उस रात काम नहीं कर रही थी या उनका फुटेज ठीक से रिकॉर्ड नहीं हुआ, जिससे घटना का असलियत पर और शक बना रहा। गार्ड को हर 30 मिनट में उसकी जांच करनी थी, लेकिन घटना की रात ये रूटीन कई घंटे तक पूरी तरह नजरअंदाज की गई। उससे कुछ हफ्ते पहले भी एप्स्टाइन के गले पर चोट मिली थी, जिसे खुदकुशी की कोशिश या हमला बताकर जांच हुई थी, लेकिन बाद में उसे सुसाइड वॉच से हटा दिया गया। माना जाता है कि एप्स्टाइन के पास कई ऊंचे लोगों के सीक्रेट्स थे, जिससे कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज को और बल मिला और शायद उसे चुप रहने के लिए मार दिया गया। फिर 29 अगस्त 2019 को जज ने फेडरल केस क्लोज कर दिया क्योंकि एप्स्टाइन मर चुका था, पर 20 से ज्यादा पीड़ित को कोर्ट में बोलने का मौका मिला जिन्होंने अपने दर्दनाक अनुभव बताए। लेकिन प्रोसिक्यूटर्स ने अनाउंस किया कि पॉसिबल को कॉन्स्पिरेटर्स जैसे गिलीन मैक्सवेल की इन्वेस्टिगेशन जारी रहेगी। गिलीन मैक्सवेल एप्स्टाइन के लिए लड़कियां रिक्रूट करती थी, शेड्यूल फिक्स करती थी और अब्यूजिव एक्ट में इन्वॉल्व रहती थी। मैक्सवेल 2020 में अरेस्ट हुई और 2021 में मल्टीपल फेडरल चार्जेस इंक्लूडिंग ट्रैफिकिंग में कन्विक्ट भी हुई। अब ये सब न्यूज पे इसलिए वापस आया क्योंकि वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट पब्लिश हुई 17 जुलाई 2025 को, जिसमें लिखा गया कि गिलीन मैक्सवेल द्वारा 2003 में एप्स्टाइन के 50वें जन्मदिन पर एक लेदर बाउंड बर्थडे एल्बम तैयार किया गया था, जिसमें अनेक हस्तियों के पर्सनल नोट्स थे। इस रिपोर्ट के अनुसार इस एल्बम में ट्रंप का भी एक हैंडरिटन लेटर था जिसमें न्यूड महिला की स्केच बनी हुई थी। नीचे डोनाल्ड ट्रंप के सिग्नेचर थे और संदेश लिखा था, हैप्पी बर्थडे, मे एवरी डे बी अनदर वंडरफुल सीक्रेट। ट्रंप ने चिट्ठी से साफ इनकार किया है और इसे झूठा बताया है। ट्रंप ने चिट्ठी से साफ इनकार किया है, इसे झूठा, दुर्भावनापूर्ण और बदनाम करने वाला ठहराते हुए वॉल स्ट्रीट जर्नल और उसके मालिक पर $10 बिलियन यानी कि रुपीज में हम काउंट करें तो लगभग 86,000 करोड़ रुपीज का मानहानि मुकदमा दायर किया है। अब जानते हैं कि एप्स्टाइन और ट्रंप का क्या कनेक्शन रहा है पास्ट में। ट्रंप ने 2002 में न्यूयॉर्क मैगजीन इंटरव्यू के दौरान कहा था कि एप्स्टाइन को कम से कम 15 साल से जानते हैं।
यानी कि लेट 1980 से इनकी दोस्ती थी। 1992 में एनबीसी न्यूज फुटेजेस हैं जिसमें ट्रंप और एप्स्टाइन मार-ए-लागो पार्टी में एनएफएल चीयर लीडर्स के बीच हंसते बोलते और लड़कियों की तरफ इशारा करते दिखे। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 1992 में ट्रंप ने कैलेंडर गर्ल कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया जिसमें एप्स्टाइन अकेले गेस्ट थे और 28 लड़कियां थी। फ्लाइट लॉग्स बताते हैं कि ट्रंप ने 1990 में कम से कम 7 बार एप्स्टाइन के प्राइवेट जेट लोलिता एक्सप्रेस में सफर किया। न्यूयॉर्क मैगजीन 2002 में एक बार ट्रंप ने कोट किया कि पीपल से एप्स्टाइन लाइक्स ब्यूटीफुल वुमन एज मच एज आई डू एंड मेनी ऑफ देम आर ऑन द यंगर साइड। 2004 में क्या होता है कि डोनाल्ड ट्रंप और जेफरी एप्स्टाइन के बीच एक झगड़ा हो जाता है। इसका वजह था एक रियल एस्टेट डील। इस मामले में दोनों एक प्राइम पाम बीच मैंशन खरीदना चाहते थे। जब एप्स्टाइन ने प्रॉपर्टी के लिए बोली लगाई तो ट्रंप ने आखिरी वक्त में उससे ज्यादा कीमत देकर वो घर अपने नाम कर लिया। इससे एप्स्टाइन बहुत नाराज हुआ और जिससे दोनों के बीच पुरानी दोस्ती में दरार आ गई और उनका मेलजोल लगभग टूट गया। और जब जेफरी एप्स्टाइन की इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई तो डोनाल्ड ट्रंप ने अपने को उससे पूरी तरह दूर कर लिया। हाल ही में स्टैंसी विलियम्स नाम की एक महिला जो पहले एक मॉडल थी, उसने ट्रंप पर आरोप लगाया कि जब 1993 में वो जेफरी एप्स्टाइन को डेट कर रही थी तब एप्स्टाइन ने उन्हें डोनाल्ड ट्रंप से मिलवाया था। स्टैंसी का दावा है कि एक बार एप्स्टाइन के साथ ट्रंप के न्यूयॉर्क ऑफिस जो ट्रंप टावर में है वहां पर ट्रंप ने उसके साथ अश्लील व्यवहार किया। उसने बताया कि ट्रंप ने उसके प्राइवेट पार्ट्स को बिना परमिशन के टच किया। ट्रंप ने इन आरोपों को पूरी तरह झूठा, पॉलिटिकल और बदनाम करने वाला बताया है। अब ट्रंप पर जेफरी एप्स्टाइन केस की सभी फाइल्स पब्लिक करने का काफी प्रेशर है। मीडिया रिपोर्ट्स जैसे वॉल स्ट्रीट जर्नल, पब्लिक आउटरेज और पॉलिटिकल डिमांड बढ़ती जा रही है। ट्रंप पर दबाव है कि वो अपने 2020 का वादा निभाए और एप्स्टाइन फाइल्स को पब्लिक करे। पब्लिक और मीडिया भी और फाइल्स मांग रहे हैं जैसे क्लाइंट लिस्ट, एफबीआई रिकॉर्ड्स, विटनेस स्टेटमेंट्स। फिलहाल सिर्फ लिमिटेड डॉक्यूमेंट्स ही रिलीज होने की संभावना है। एप्स्टाइन चला गया पर उसके राज अब भी जिंदा है। नए डॉक्यूमेंट्स, नए नाम, नए सवाल, क्या जस्टिस कभी मिल पाएगा? अब क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स रिलीज होंगे कि नहीं ये तो टाइम ही बताएगा। आपके इस पर क्या थॉट्स हैं प्लीज कमेंट सेक्शन में शेयर करो। और वीडियो अगर अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करो। मैं कोशिश करूंगा कि और बेहतर इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लेकर आऊं।